Welcome back, dear aspirants. So today we will discuss here Milton's question series. First question, Bun Hill Fields is associated with. ये जो बन हिल फील्ड्स है ये किससे रिलेटेड है? मिल्टन, शेले, शेक्सपियर या गाल्सवर्दी? ये जो बन हिल फील्ड्स है ये मिल्टन से रिलेटेड है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो मिल्टन की पैराडाइज लोस्ट जो कि एक एपिक पोयम है, उन्होंने इसे इसी फील्ड के पास लिखा था। तो ये हम ध्यान रखेंगे, जो बन हिल फील्ड्स है वो मिल्टन से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन इज सेड टू बी द फर्स्ट एलिजाबेथन, द सेकेंड एलिजाबेथन, अ बिलेटेड एलिजाबेथन या नन ऑफ दीज? तो ऐसा माना जाता है कि जो मिल्टन थे वो बिलेटेड एलिजाबेथन से बिलोंग करते थे, क्योंकि उनका जो टाइम पीरियड है वो 1608 से 1674 का था। तो ये जो उनका टाइम पीरियड था ये बिलेटेड एलिजाबेथन पीरियड से रिलेटेड था, इसलिए मिल्टन को बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट राइटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम 12 ईयर्स ऑफ एज, 12 साल की एज से ही, आई हार्डली एवर लेफ्ट माई स्टडीज़, मैंने मुश्किल से ही अपनी स्टडीज़ को छोड़ा होगा आधी रात से पहले, और मैं आधी रात से पहले बेड पर गया हूँगा। तो ये जो लाइन्स हैं ये किसने बोली थी? ये मिल्टन ने बोली थी। ठीक है, ये मिल्टन की लाइन्स हैं। वो बहुत ज़्यादा स्टडी करते थे, उसी की वजह से वो ब्लाइंडनेस के शिकार हो गए थे। ठीक है, तो ये लाइन्स मिल्टन की यहाँ पर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम 1632 टू 1638 मिल्टन कंटिन्यूज हिज स्टडीड एट, मिल्टन ने 1632 से लेकर 1638 तक का जो टाइम पीरियड है उसमें अपनी स्टडीज़ को कहाँ पर जारी रखा था? बॉस्टन, हॉर्टन, ब्रैडस्ट्रेट, लंदन, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो मिल्टन ने अपनी स्टडीज़ को हॉर्टन पीरियड में जारी रखा था। इसको हॉर्टन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक जगह का नाम है हॉर्टन, और वो यहीं पर रहे थे, यहीं पर उन्होंने अपनी स्टडीज़ को जारी रखा था। इसीलिए इस पीरियड को कौन सा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये मिल्टन से कैसे रिलेटेड है या कैसे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 1637 या 38 दोनों हो सकते हैं, कहीं कहीं 38 देखने को मिलता है और कहीं कहीं 37। तो ये जो टाइम पीरियड है ये उनका हॉटन पीरियड यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, इसी पीरियड में रहते हुए उन्होंने बहुत सारे अपने जो अर्ली और फेमस वर्क थे वो लिखे, लाइक आर्केड्स, कॉमर्स। ठीक है, तो इनको हम ध्यान रखेंगे। इस तरह के उन्होंने वर्क लिखे थे जिनको हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप वहाँ से जाकर उसको चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू पोएम्स ऑफ मिल्टन आर कंपेनियन पीसेस? कौन सी 2 पोएम्स ऐसी हैं जो मिल्टन की कंपेनियन पीसेस मानी जाती हैं, यानी कि पेयर मानी जाती हैं? एल एलिग्रो एंड सेकेंड पेंसेरोसो, पैराडाइज लोस्ट एंड पैराडाइज रिगेन, कॉमस एंड लिसिडस या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है एल एलिग्रो एंड सेकेंड पेंसेरोसो, जो कि उनकी कंपेनियन पोएम्स मानी जाती। विच 2 पोएम्स ऑफ मिल्टन आर कंपेनियन पीसेस? राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर एल एलिग्रो, सेकेंड पेंसेरोसो। वो कैसे? क्योंकि ये जो पेयर पोएम है ये 1645 में ये पोएम्स आई थी। 1645 में उन्होंने इनको पब्लिश कराया था। ये पेस्टोरल पोएम मानी जाती हैं। एल एलिग्रो जिसका मतलब होता है हैप्पी मैन से इटालियन में, और सेकेंड पेंसेरोसो यानी कि अ थॉटफुल मैन। ठीक है, तो या द मेलनकली मैन, इसको आप ध्यान रखेंगे, जिसमें जो वो डे वहाँ पर स्पेंड करता है उसके विचारों को वहाँ पर रखता है। तो इस तरह की ये पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ एल एलिग्रो एंड सेकेंड पेंसेरोसो, ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, म्यूजिकोलॉजी हो जाता है। बार बार इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। जो टाइटल है एल एलिग्रो और सेकेंड पेंसेरोसो, दोनों पेयर पोएम का म्यूजिकोलॉजी से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग सेकेंड पेंसेरोसो इज, अभी मैंने बताया यहाँ पर सेकेंड पेंसेरोसो यानी कि द मेलनकली मैन या फिर द थॉटफुल मैन, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल एलिग्रो आफ्टर बैनिशिंग द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड मेलनकली वेलकम्स द गॉडेस ऑफ मर्थ। ठीक है, एल एलिग्रो बैनिश होने के बाद जो स्पिरिट है मेलनकली वेलकम करती है द गॉडेस ऑफ मर्थ, किसके थ्रू? यूफ्रोसाइन, इसका राइट आंसर हो जाता है। यूफ्रोसाइन के थ्रू वो वहाँ पर वेलकम करती है। सेकेंड पेंसेरोसो आफ्टर बैनिशिंग डिल्यूडिंग जॉयज वेलकम द गॉडेस, तो वो किस गॉडेस का वहाँ पर वेलकम करते हैं? तो सेकेंड पेंसेरोसो में मेलनकली का वहाँ वो वेलकम करते हुए दिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेस्ट्रियन आर द 4 ट्रैक्ट्स ऑन डाइवोर्स
हु रॉट दैम, ठीक है, कॉलेस्ट्रियन, ये 4 ट्रैक्ट्स हैं डाइवोर्स के। तो ये किसने लिखे थे? ये तो सीधी सी बात है कि डाइवोर्स पर जो वर्क हैं वो मिल्टन ने लिखे थे, जब उनकी जो लाइफ है उसमें भी वही सब कुछ चल रहा था, तो उसी पर उन्होंने ये ट्रैक्ट्स लिखे थे। और ये जो आए थे ये जो 4 ट्रैक्ट्स हैं, ये कॉलेस्ट्रियन, ये मिल्टन के द्वारा लिखे गए थे। एक बार इनके बारे में देख लेते हैं कि ये मिल्टन के द्वारा कौन कौन से 4 ट्रैक्ट्स यहाँ पर लिखे गए थे। इनका अलग अलग टाइटल है। मिल्टन डाइवोर्स ट्रैक्ट्स यहाँ पर रेफर करते हैं जो कि जुड़े हुए हैं। सबसे पहला आता है इसमें, इसको आप ध्यान से रीड करेंगे। सबसे पहला जो उनका ट्रैक्ट आता है, द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, ठीक है। सबसे पहला ट्रैक्ट तो ये आता है, ट्रैक्ट्स डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, ठीक है। सेकेंड नंबर पे जो उनका ट्रैक्ट आता है, सेकेंड नंबर पर आता है द जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्यूसर, द जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्यूसर, ठीक है। तो ये उनका सेकेंड ट्रैक्ट आता है। और थर्ड ट्रैक्ट जिसमें आते हैं टेट्राकॉर्डन, थर्ड नंबर पर आता है टेट्राकॉर्डन एंड नंबर 4th पर आता है कॉलेस्ट्रियन, ठीक है। तो ये 4 ट्रैक्ट्स इनके मिल्टन के आए थे, जिनको उन्होंने 1643 से लेकर 1645 के बीच में लिखा था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये जो ट्रैक्ट्स हैं मिल्टन के कौन कौन से, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, सेकेंड द जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्यूसर, थर्ड टेट्राकॉर्डन एंड नंबर 4th पर आता है कॉलेस्ट्राइन, ठीक है। ये 4 ट्रैक्ट्स उनके डाइवोर्स के आते हैं जो मिल्टन ने 1643 से लेकर 1645 के बीच में उन्होंने लिखे थे। तो इनको हम ध्यान रखेंगे, ये उनका मेन वर्क हो जाता है, ओके। और ये उन्होंने कब लिखे थे? जब उनका अपने स्पाउस से कुछ झगड़ा चल रहा था। मिल्टन टॉक्स ऑफ द सप्लीमेंट्री of books with personal contact and practical experience. Where does he talk? इसकी बात वो कहाँ करते हैं? Of intelligence, of education, paradise regained या none of these? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑफ एजुकेशन में वो इस तरह की बात करते हैं। किसकी? सप्लीमेंटिंग ऑफ बुक्स विद पर्सनल कॉन्टेक्ट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो ये जो ऑफ एजुकेशन है, जॉन मिल्टन ने इसको 1644 में पब्लिश कराया था। और ये जॉन मिल्टन का फर्स्ट अपीयरिंग एनोनिमसली एक सिंगल 8 पेज का लेटर था, क्वार्टो शीट में ये आया था। और सबसे मेन बात जो आपको ध्यान रखनी है, ये जो ऑफ एजुकेशन है इसको उन्होंने 1644 में पब्लिश कराया था। किसके अनुरोध पर? प्यूरिटन एजुकेशनल रिफॉर्मर थे, ये आपको नाम ध्यान रखना है। सैमुअल हार्टिप के अनुरोध पर उन्होंने ये लेटर वहाँ पर पब्लिश कराया था। सैमुअल हार्टलिब, स्पेलिंग एक बार से फिर से इसकी यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, आप इसको ध्यान से रीड कर लेंगे। सैमुअल हार्टलिब, मे बी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ऑफ एजुकेशन जो मिल्टन का लेटर है, या ये भी पूछ लिया जाएगा ये क्या है। ये एक लेटर था, 8 पेज क्वार्टो शीट में ये आया था। और सैमुअल हार्टलिब के अनुरोध पर मिल्टन ने इस लेटर को वहाँ पर लिखा था, ठीक है, जिसमें वो नॉबलेस्ट वे ऑफ एजुकेशन को कैसे लाया जाए उसकी बात करते हैं। ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ बुक्स विद पर्सनल कॉन्टेक्ट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। द टाइटल ऑफ एरियोपेजिका इज derived फ्रॉम अ स्पीच विच वॉज एड्रेस्ड टू द एथेनियन कोर्ट ऑफ द एरोपेगस। ये जो स्पीच थी ये किसके द्वारा एड्रेस्ड वहाँ पर थी, ठीक है। तो ये जो टाइटल पार्ट है एरियोपेगस, एथेनियन कोर्ट ऑफ द एरियोपेगस, एरियोपेगिटिकोस से ये लिया गया था। ये एक स्पीच थी जो एथेनियन ओरेटर, एक जो एथेनियन वक्ता आइसोक्रेट्स थे, उनके ऊपर लिखी हुई थी, जो 4th सेंचुरी BC से जुड़े हुए थे। इसको आप ध्यान रखना, ये जो आइसोक्रेट्स थे, ईसोक्रेट्स, ये 4th सेंचुरी BC से जुड़े हुए थे। और ये जो एरियोपेगस है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था, ये एक हिल है एथेंस में,
ठीक है, जहाँ पर ये एक साइट है जहाँ पर जो लेजेंडरी ट्रिब्यूनल्स हैं उनको रखा गया है, और ऐसा माना जाता है कि जो इसोक्रेट्स थे उनकी पावर को ये रीस्टोर करने का काम करती थी। ठीक है, तो वहाँ से मिल्टन ने अपनी एरियोपेजिटिका में ये रखा था, डिराइव्ड फ्रॉम अ स्पीच विच वॉज एड्रेस्ड टू द एथेनियन कोर्ट ऑफ द एरियोपेगस। इसको आप ध्यान रखना, ये जो एरियोपेगस है, एक और इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर बात हो जाती है, एरियोपेगस ये एक हिल है एथेंस में, हिल इन एथेंस। प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि एरियोपेगस, व्हाट इज एरियोपेगस, तो ये एक हिल का नाम है जो कि एथेंस में है और ईसोक्रेट से ये जुड़ी हुई है, जो कि 4th सेंचुरी BC से जुड़े हुए थे। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स फर्स्ट वॉज बीहेडेड इन, कि चार्ल्स फर्स्ट जो थे उनको कब बीहेडेड किया गया था, 1649, 1650, 1651 या 1652। तो राइट आंसर हो जाता है 1649 में जो चार्ल्स फर्स्ट थे उनको बीहेडेड किया गया था। चार्ल्स फर्स्ट जो है ब्रिटेन के प्रथम रूरल वहाँ माने जाते हैं, जिनका जो टाइम पीरियड है वो 1625 से 1649 तक माना जाता है। ठीक है, 1649 तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है। तो चार्ल्स फर्स्ट को बीहेडेड कब किया गया था, 1649 में उन्हें गद्दी से उतार दिया गया था, उनके वहाँ पर सर क्या है, कलम कर दिया गया था, यानी कि उनको मृत्यु दे दी गई थी। वो कहाँ के राजा थे, कहाँ के शासक थे, वो इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड पर उन्होंने शासन किया, और वहाँ पर ब्रिटेन में, इंग्लैंड में सिविल वार जब छिड़ गया था तो उन्हें बीहेडेड कर दिया गया था। फिर उसके बाद उनके बेटे गद्दी पर बैठे थे। इनके बेटे जो थे कौन कौन थे, चार्ल्स सेकंड और जेम्स सेकंड इनके बेटे माने जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो गद्दी पर बैठे थे वो चार्ल्स सेकंड वहाँ पर बैठे थे। तो ये यहाँ पर जो ये चार्ल्स फर्स्ट थे ये 1649 में बीहेडेड हो गए थे, और ये जो शासक थे, रूलर थे, ये कहाँ के रूलर थे, इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड के ये रूलर थे। ठीक है, और 1649 में जब इनको बीहेडेड किया गया तब वहाँ पर सिविल वॉर छिड़ गया था। ठीक है, इसके बाद वहाँ पर एक पीरियड चला जिसमें जो गवर्नमेंट है वो क्रॉमवेल की वहाँ गवर्नमेंट आई। ठीक है, उसके बाद चार्ल्स सेकंड वहाँ पर गद्दी पर बैठे, लेकिन इस सिविल वॉर के ड्यूरिंग वो वहाँ से फ्रांस भाग गए थे, लेकिन बाद में वो वापस आए और उन्होंने अपने थ्रोन को वहाँ पर संभाला। ठीक है, और भी अगर आपको इन्फो चाहिए कि इस पीरियड को किस नाम से जाना जाता है तो प्रीवियस वीडियोज़ वहाँ पर आप चेक कर लीजिए, क्वेश्चन वहाँ पर अच्छे से डिस्कस किए गए हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मिल्टन रॉट दिस वर्क ओनली टू काम डाउन द पब्लिक्स रिएक्शन ऑफ फियर टू द बीहेडिंग ऑफ चार्ल्स, विच वर्क इज दस। ठीक है, एक वर्क उन्होंने लिखा था जब चार्ल्स फर्स्ट को वहाँ पर बीहेडेड कर दिया गया था, तो ये वर्क कौन सा लिखा था मिल्टन ने, वहाँ की पब्लिक का जो रिएक्शन था, उनके जो मन में फियर था उसको शांत करने के लिए। द हिम ऑन द नेटिविटी ऑफ द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, कॉमर्स या पैराडाइज लॉस्ट। राइट आंसर आपको पता है, ऑफ द टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट्स। मिल्टन ने जब चार्ल्स फर्स्ट को बीहेडेड कर दिया गया था और पब्लिक में वहाँ पर एक तरह से फियर बैठ गया था, तो उन्होंने ये वर्क वहाँ लिखा था, ऑफ द टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट, पब्लिक को शांत करने के लिए, और जिसका इम्पैक्ट वहाँ की पब्लिक पर बहुत ही अच्छा गया था। ओके, तो यहाँ पर जो इन्होंने ये टेन्योर ये जो वर्क लिखा था मिल्टन ने, इसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो अपना एकाधिकार रखता है और जो वहाँ पर अत्याचारी टाइप का जो शासन कर रहा था उसको बीहेडेड किया गया है। ठीक है, तो इस तरह की उन्होंने वहाँ पर बातें लिखी थी अपने इस वर्क में, जिससे जो वहाँ की जो पीपल थे, वो पब्लिक थी, वो शांत हो गई थी। ठीक है, तो इस वर्क को भी इम्पॉर्टेंट वर्क उनका माना जाता है, जब चार्ल्स फर्स्ट को बीहेडेड कर दिया गया था और वहाँ की जनता के रिएक्शन को शांत करने के लिए उन्होंने ये वर्क लिखा। Who stood for an austere, high principle, God-fearing and blameless kind of life? The Puritans, Epicureans, the Utilitarian, none of these. तो सीधी सी बात है, जॉन मिल्टन के बारे में बात कर रहे हैं और वहाँ पर बात हुई है कि who stood for an austere, God-fearing and blameless kind of life. किसने इस तरफ की लाइफ को जिया, तो वो वहाँ पर प्योरिटन्स माने जाते हैं। ठीक है,
प्योरिटन्स का मतलब क्या होता है? प्योरिटन्स में मिल्टन आ जाते हैं। मिल्टन एक पैशनेटली इंडिविजुअल क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट पोएट माने जाते हैं, ठीक है। और ये जो उनकी क्वालिटी थी 17th सेंचुरी के इंग्लिश प्योरिटनिज्म में, ये इसी तरह से आते हैं। और वो एक प्योरिटन थे और उन्होंने कभी भी जो अपनी जो पोजीशन थी उसको सेक्रीफाइस नहीं किया और स्टूड फॉर एन ऑस्चर हाई प्रिंसिपल गॉड फियरिंग एंड ब्लेमलेस। तो ऐसे लोगों को प्योरिटन्स वहाँ पर बोला जाता था। ओके, इसको हम ध्यान। ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ द प्यूरिटन्स वर इन मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, नीदर इन मेजॉरिटी नॉर इन माइनॉरिटी या नन ऑफ दीज। इस तरह के ऑप्शंस आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो जो प्यूरिटन्स थे वो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ में थे। एलिजाबेथ का जब वहाँ टाइम पीरियड चल रहा था, एलिजाबेथ और उनके बाद का जो वहाँ शासनकाल था उसमें अंग्रेज़ी प्यूरिटन आंदोलन जो था वहाँ पर इंग्लैंड में सुधार के जो काम किए जाते थे उनको आगे बढ़ाने के लिए ये चल रहा था। और उसमें जो रोमन कैथोलिक धर्म था उसके प्रभाव को ख़त्म करने के साथ साथ जो अंग्रेजी ताज और इंग्लिश पीपल थे उनके जो राष्ट्रीय हित थे उसको बढ़ावा देने की वहाँ पर मांग ये लोग करते थे। तो प्यूरिटन्स के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। एलिजाबेथन एज में जो प्यूरिटन्स थे वो माइनॉरिटी में वहाँ स्टैंड करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लव वर्च्यू शी alone is free can teach ye how to climb higher than the spirit climb, or if virtue feeble were heaven itself would stoop to her। where do these line appear? ये लाइन कहाँ दिखाई देती हैं? लिसिडस, पैराडाइज लॉस्ट, कॉमस या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाता है इस तरह की जो लाइन है वो कॉमस में दिखाई देती है। कॉमस 1634 में एक उनका मास्क आया था और ये ऑनर ऑफ चैस्टिटी के उसमें लिखा गया था। जॉन मिल्टन ने इसको लिखा था। इसका फुल टाइटल माना जाता है अ मास्क प्रेजेंटेड एट लेडलो कासल, ठीक है। और इसको जो वहाँ अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर थे, फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर के सामने प्रेजेंट किया गया था जिनका नाम जॉन एगर्टन था। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, rouse like an exhalation with the sound of dialect, symphonies and voices sweet. What rose like an exhalation? Aluminium, pandemonium, radium, none of these. Rose like an exhalation with the sound of dialect, symphonies and वॉइसेस स्वीट। तो इस तरह की जो लाइंस हैं वो कहाँ देखने को मिलती हैं? ये पेंडेमोनियम में देखने को मिलती हैं जो कि पैराडाइज लोस्ट में कैपिटल ऑफ हेल ये मानी जाती है। इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि पेंडेमोनियम क्या है। कैपिटल ऑफ हेल बाय जॉन मिल्टन, जो कि जॉन मिल्टन की एपिक पोएम पैराडाइज लोस्ट है, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड से ली गई है पेंडेमोनियम, और इसको हेल की कैपिटल वहाँ पर जॉन मिल्टन ने इन्वेंट किया है और इसको द हाई कैपिटल ऑफ सैटर्न एंड हिज पियर्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जिसमें मेंबर्स हैं मैमम, मल्सीबर, वल्कन, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। पैराडाइज लोस्ट जो कि मिल्टन की एपिक पोएम है और ये एक फेमस एपिक पोएम है जो कि हमें 2 वर्जन्स में वहाँ देखने को मिलती है। वी रीड पैराडाइज लोस्ट एज अ टास्क नोबडी एवर एज्ड इट लॉन्गर हु सेड। तो इस तरह की जो लाइंस हैं वो किसने बोली थी, ठीक है। डॉक्टर जॉनसन, बेन जॉनसन, आर्नोल्ड, नन ऑफ दी विश्ड इट लॉन्गर। तो इस तरह की जो लाइंस हैं, वी रीड पैराडाइज लोस्ट एज अ टास्क नोबडी एवर विश्ड इट लॉन्गर, कोई भी इसे नहीं चाहेगा लॉन्गर। तो ये वर्ड जो थे ये डॉक्टर जॉनसन ने बोले हैं पैराडाइज लोस्ट के लिए, जो कि 17th सेंचुरी के इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन ने लिखी थी। इस पोएम को उन्होंने, इनका टाइम पीरियड जॉन मिल्टन का 1608 से 1674 तक माना जाता है। ये एक एपिक पोएम है और इसको उन्होंने 2 संस्करण में 2 एडिशन में पब्लिश कराया था। एक तो 1667 का जो एडिशन था उसमें उन्होंने 10 बुक्स में उसको पब्लिश कराया था। 1667 वाला जो एडिशन था वो 10 बुक्स में आया था और जो 1674 वाला एडिशन था उनका, ठीक है, ये 12 बुक्स में वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये उनकी एपिक पोएम है, इसके बारे में आपको अच्छे से रीड करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन wrote a Latin pastoral to express his sorrow on the death of his friends Charles Diodati,
ठीक है। मिल्टन यहाँ पर एक पेस्टोरल पोयम लिखते हैं अपना दुख प्रकट करने के लिए अपने फ्रेंड चार्ल्स डियोडार्टी के लिए। इट हैज़ सम सिमिलरिटी टू लिसिडस, लिसिडस से वो सिमिलरिटी रखते हैं, तो वो पोयम आपको यहाँ पे बतानी है। राइट आंसर हो जाता है एपिटैफियम डेमोनिस, ये एक पोयम है, ये लैटिन में लिखी गई एक एलेजी है, इसको आपको ध्यान रखना है। इस एलेजी को जॉन मिल्टन अपने फ्रेंड डियोडार्टी की याद में लिखते हैं जब उनकी डेथ हो जाती है। ओके, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये एक पेस्टोरल। Which one of the following is an attack on the political corruption of the clergy of the English church and a plea for democracy in the structure of the church? ठीक है, इनमें से कौन सा एक अटैक था पॉलिटिकल करप्शन पर, क्लर्जीज के, जो इंग्लिश चर्च में क्लर्जी वगैरह वहाँ रहते थे, पादरी वगैरह रहते थे, फॉर डेमोक्रेसी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द चर्च, ऑफ रिफॉर्मेशन, ऑफ ह्यूमनिज्म, ऑफ रेनेसा, या नन ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑफ रिफॉर्मेशन। ठीक है, ऑफ रिफॉर्मेशन ये मिल्टन का इंग्लैंड के जो चर्च थे वहाँ पर जो एपिस्कोपल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर थी उसका विरोध वहाँ करते हैं और वहाँ पर वो 5 ट्रैक्ट लिखते हैं और उन्हें पब्लिश कराते हैं, जिसमें ऑफ रिफॉर्मेशन भी एक था। ठीक है, इसका यहाँ पर जो पूरा नाम हो जाता है वो होता, इसका यहाँ पर पूरा नाम हो जाता है ऑफ रिफॉर्मेशन। इसका फुल नेम भी आप याद रखेंगे, टचिंग चर्च डिसिप्लिन इन इंग्लैंड। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये इसका फुल टाइटल हो जाता है, मे बी फुल टाइटल पूछ लिया जाए। ठीक है, एंड द कॉजेज दैट हिदेरटो हैव हिंड्रेड इट, इस तरह से इसका टाइटल है। इसको मिल्टन ने 1641 में पब्लिश कराया था और ये 5 ट्रैक्ट्स में उन्होंने लिखा था जो वहाँ पर क्लर्जी वगैरह थे और जो वो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर था चर्च ऑफ इंग्लैंड का, उनके विरोध में उन्होंने ये लिखा था। इसको हम ध्यान रखें। एनिमेट वर्जन एंड एंटी प्रीलेटिकल ट्रैक्ट इज एन अटैक ऑन अ कैरेक्टर राइटर। ठीक है, ये एक ट्रैक्ट था जिसको जॉन मिल्टन के द्वारा अटैक किया जाता है, किस कैरेक्टर राइटर पर? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है बिशप जोसेफ हॉल पर ये अटैक किया जाता है। ये जॉन मिल्टन का 3rd एंटी प्रीलेटिकल ट्रैक्ट माना जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये इन द फॉर्म ऑफ अ रिस्पॉन्स टू द वर्क्स एंड क्लेम्स ऑफ बिशप जोसेफ हॉल, इन पर जो ये कैरेक्टर राइटर थे इन पर ये अटैक के रूप में जॉन मिल्टन इस वर्क को लिखते हैं, एनिमेट वर्जन्स, और ये 3rd उनका एंटी प्रीलेटिकल ट्रैक्ट्स माना जाता है। Which tract recommends for the separation of church and state? It is a long ecclesiastical tract। ठीक है, कौन सा उनका long ecclesiastical tract था? The reason of church government, the reason of church autonomy, the hymn of the nativity, none of these। तो इसमें राइट आंसर हो जाता है द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट। ये एक अर्ज था अगेंस्ट प्रीलेटी इन एन एसे बाय इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन। ठीक है, जिसमें जो रिलीजियस पैम्पलेट थे उन्होंने उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया था। ठीक है, और ये चर्च डिसिप्लिन पर जो उन्होंने ट्रैक्ट लिखे थे उन्हीं में से लिखा हुआ एक ट्रैक्ट था जिसमें वो रिकमेंड करते हैं सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। ये लॉन्ग एक्लेसियास्टिकल ट्रैक्ट वहाँ पर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज हर्बर्ट, टॉमस कैरियो, रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड क्रैशो, रिचर्ड लॉवलेस, हेनरी जॉर्ज वॉगन एंड एंड्रयू मार्वल आर मिल्टन्स। ये मिल्टन के फ्रेंड थे, एनिमीज थे, कंटेम्प्रेरीज थे, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये मिल्टन के कंटेम्प्रेरीज माने जाते हैं जिनका टाइम पीरियड 1608 से 1674 तक माना जाता है। ये बिलेटेड एलिजाबेथन पीरियड और कॉमन जो कैरोलिन एज है उसके ये पॉइंट माने जाते हैं और ये कॉमनवेल्थ एरा से भी जुड़े हुए थे। जॉर्ज हर्बर्ट, बेन जॉनसन, जॉर्ज हर्बर्ट, टॉमस कैरियो, रॉबर्ट हैरिक, ये सब इनके यहाँ पर कंटेम्प्रेरीज माने जाते हैं, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। ओके, बेन जॉनसन तो शेक्सपियर से रिलेटेड थे, बेन जॉनसन यहाँ पर इनके कंटेम्प्रेरीज नहीं होंगे। ठीक है, जॉन हर्बर्ट, टॉमस कैरियो, रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड क्रैशो, तो ये इनके कंटेम्प्रेरीज माने जाते हैं। अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं।